हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अभी तक हम मेरे चैनल पे लगभग 51 प्रैक्टिस शीट डाले गए हैं एंड बहुत से टॉपिक पे क्लासेस भी डाले गए हैं। कुछ दिनों से QR बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए वीडियो नहीं डाले जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज टेलीग्राम के थ्रू वीडियो डाले जाए। ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे ही क्वेश्चन नाइट में आप सबको शेयर कर दिए जाएंगे। आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप सब ये क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए मिट्टी आवश्यक है तो काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कपास की खेती के लिए मिट्टी कौन सी आवश्यक है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं तो फूल से, बीज से, कली से या फिर कोए से। यहाँ आप सब कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीज दे रखा है। तो कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं तो किससे? यहाँ पे हो जाएंगे कोए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका के मलमल का निर्माण होता था तो कपास के रेशे से, सिल्क के रेशे से, नीलन के रेशे से, नायलॉन के रेशे से। तो ढाका के मलमल का निर्माण किससे होता था? तो यहाँ पे हो जाएंगे ढाका के मलमल का निर्माण ऑप्शन ए, कपास के रेशे से। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान है तो अमेरिका, भारत, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान भारत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? तो कपास के रेशे को, रेशम के रेशे को, रेयान के रेशे को या फिर नायलन को रेशे को। तो विश्वव्यापी रेशा कपास के रेशे को कहा जाता है। कपास के रेशे को रेशों का राजा भी कहा जाता है एवं रेशम के रेशे को रेशों की रानी भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपास का पौधा होता है तो द्विवर्षीय, छमाही, बहुवर्षीय या फिर एक वर्षीय। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे एक वर्षीय सही हो जाएगा। अगर ऐसे वर्ष में पूछे तो हम एक वर्षीय लगाएंगे, लेकिन अगर दिन में पूछे तो 200 दिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? तो फाइब्रोन, केरोटीन, सेलुलोज या फिर पॉलीमर्स। तो आप सभी बहुत ही ईजिली जानते हैं कि सेलुलोज। वनस्पति जगत के जो भी रेशे होते हैं उनमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, अधिकतर सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। एवं जनत्व जगह के जो रेशे होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो रेशम मानवकृत रेशा नहीं है, रेशम जनत्व रेशा है। रेयन प्राकृतिक रेशा नहीं है, रेयन प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये मानवकृत रेशे के अंतर्गत आएगा। लीलन वनस्पतिक रेशा है, ये वनस्पतिक रेशे के अंतर्गत आता है। और ऊन और रेशम ये जनत्व रेशे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन युक्त रेशा नहीं है तो रेशम, विकारा, ऊन या फिर कपास। तो प्रोटीन युक्त रेशा कपास नहीं है क्योंकि ये वनस्पति जगत से पाया जाता है, और रेशम, विकारा एवं ऊन ये जनत्व जगह से पाया जाता है, इसलिए ये प्रोटीन युक्त रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सेलुलोजिक रेशा नहीं है तो लीनन, रेनिन, रेशम या फिर जूट। अभी हमने ऊपर देखा कि जो जनत्व जगत के रेशे होते हैं वो प्रोटीन युक्त होते हैं और जो वनस्पति जगत के रेशे होते हैं वो सेलुलोजिक युक्त होते हैं। तो यहाँ पे जो कि रेशम दिया है जनत्व जगत का है तो ये सेलुलोजिक नहीं होता है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कपास के जलने पर गंध आती है तो कैसे? बाल के जलने जैसी, पेट्रोल के जलने जैसी, कागज़ के जलने जैसी या फिर सल्फर युक्त गंध। आप सबको इस आंसर को भी बहुत इजीली टिक कर सकते हैं, क्योंकि कपास वनस्पति जगत का है और पेड़ पौधे भी वनस्पति जगत के हैं। कागज़ वनस्पति जगत से बनते हैं, ये कागज़ के जलने जैसी बदबू देता है। बाल प्रोटीन जगत का है, इसलिए ये इसके नहीं होंगे। ऊन बाल के जलने जैसी गंध देती है, लेकिन कपास कागज़ के जलने जैसी गंध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ा मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता है या कथन है? पूर्ण सत्य है, आंशिक सत्य है, पूर्ण असत्य है या फिर आंशिक असत्य है? तो कपड़ा मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता है, यह कथन पूर्ण सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास विश्लेषण कपास विश्लेषण प्रयोगशाला है तो माटोंगा महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो कपास विश्लेषण प्रयोगशाला है माटोंगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कपड़े के उद्गम का सिद्धांत नहीं है तो कौन सा है? तो मोडेस्टी, प्रोटेक्टिव, टेटरंग या फिर डेकोरेटिव। तो कपड़े के उद्गम का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, टेटरंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय जलवायु के लिए सुविधाजनक है तो रेशमी वस्त्र, टेरिलीन, सूती वस्त्र या फिर लाइनर। तो भारतीय जलवायु के लिए कौन से वस्त्र सुविधाजनक है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन सी, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र क्यों? क्योंकि ये वनस्पति जगत का रेशा है और सेलुलोजिक युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये गर्मियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और हमारे भारत के जलवायु गर्म और ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र है तो रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, टेरिलीन या फिर नायलॉन। तो अभी हमने देखा है कि सूती वस्त्र गर्मियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि CFTRI द्वारा विकसित आहार है तो मात्रायुक्त भोज्य पदार्थ, बाल आहार, भारतीय बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री फैटी एसिड की मात्रा जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, प्रोटीन वैल्यू या फिर विटामिन वैल्यू। तो फ्री फैटी एसिड की मात्रा जानने के लिए एसिड वैल्यू की टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? तो काली मिट्टी आवश्यक है। और ये क्वेश्चन शायद हमने रिपीट हो गया है। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं तो कोए से, और ढाका की मलमल का निर्माण होता है तो कपास के रेशे से। एवं कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान भारत है। निम्नलिखित में से किन रेशे को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? तो कपास के रेशे को। और कपास के पौधा होता है 1 वर्षीय और दिन में पूछे तो 200 दिन। निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा सेलुलोज। एंड निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो लिनन वनस्पति जगत का रेशा है। प्रोटीन युक्त रेशा नहीं है तो कपास प्रोटीन युक्त रेशा नहीं है क्योंकि ये वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। और सेलुलोजिक रेशा कौन सा नहीं है? तो रेशम नहीं है क्योंकि ये जनित जगत से प्राप्त होता है। कपास के जलने पे कागज के जलने जैसी गंध आती है एवं कपड़ा मनुष्य का सामाजिक आवश्यकता है, यह कथन पूर्ण सत्य है। एवं कपास विश्लेषण प्रयोगशाला माटोंगा एवं महाराष्ट्र में है। कपड़े के उद्गम का सिद्धांत टेटरंग नहीं है एवं भारतीय जलवायु के लिए सुविधाजनक है सूती वस्त्र। एवं ग्रीष्म काल के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र है सूती वस्त्र। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। यह किसके लिए है? तो गृहस्वामी के लिए, बच्चों के लिए, गृहिणी के लिए या फिर दोनों के लिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन सी, दोनों के लिए, सॉरी गृहिणी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है तो फफूंदी, कीड़े, खमीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नमी युक्त वस्त्रों पे फफूंदी लग जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियर में सुरासर का मतलब होता है अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है तो 22%, 3%, 40.5% या फिर 55%। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3%। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा, यहाँ पे कोशिका के द्वारा, केशिका के द्वारा, रक्त के द्वारा या फिर फेफड़े के द्वारा। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है तो टाइलिन, पैरोटिड ग्रंथि, यकृत या फिर ग्रसनी। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पैरोटिड ग्रंथि। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से, यकृत से, एंटीजन से या फिर एंटीबॉडी से। तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा की व्यवस्था शुरू की थी? तो भूदान, नई तालीम, परियोजना या फिर मार्टंडम। तो महात्मा गांधी ने नई तालीम शिक्षा व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई क्लीन धुलाई डैश कपड़ों को की जाती है तो रेशम एवं ऊन पे, रेशम एवं सूती वस्त्र पे, नायलॉन पे या फिर रेयॉन पे। तो ड्राई क्लीन धुलाई रेशम एवं ऊन पे की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए तो चूने से, राख से, सर्फ तथा साबुन से या फिर नींबू से। तो प्लास्टिक की वस्तुएं सर्फ तथा साबुन से साफ करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 में टेट का निर्माण किसने किया था? तो ब्लैक ने, मोरेन मार्गन ने, स्किनर ने या फिर युंग ने। तो 1935 में टीएटी का निर्माण मोरेन मार्गन ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1882 में प्रेयर ने सर्वप्रथम किस विधि का प्रयोग किया था? तो निरीक्षण विधि का, मनोमिति विधि का, चरित्र लेखन विधि का या फिर प्रक्षेपण विधि का। तो 1882 ईस्वी में प्रेयर ने 1882 में प्रेयर ने सर्वप्रथम किस विधि का प्रयोग किया था? तो चरित्र लेखन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी नामक पुस्तक किसने और कब लिखा था? तो स्टेनले हॉल ने 1892 में, फ्रायड ने 1892 में, थॉर्नडाइक ने 1942 में या फिर थर्मेनियस ने 1892 में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेनले हॉल 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो 20 औंस, 40 औंस, 70 औंस या फिर 10 औंस। तो मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग 40 औंस पित्त तैयार होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 28 जोड़ी या फिर 48 जोड़ी। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या ऑप्शन बी 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान की प्रकृति है? तो विज्ञान, कला, कला तथा विज्ञान या फिर कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गृह विज्ञान की प्रकृति कला तथा विज्ञान दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है वो कौन सा है? तो छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र या फिर आहार नाल। तो यहाँ पे हो जाएगा मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है वो होता है ऑप्शन सी, पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत की ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए? तो 15 फीट, 10 फीट, 7 फीट या फिर 5 फीट। तो छत की ऊंचाई कम से कम ऑप्शन बी 10 फीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडल में बदलाव के 10 प्रकार प्रस्तावित किए हैं? तो ऑप्शन ए है 7 एंड ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 3। तो मुंडल ने बदलाव के 5 प्रकार प्रस्तावित किए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक लोड क्या है? तो अत्यधिक कार्यभार, माध्यम और कार्य विभाजन। तो पिक लोड क्या है? तो पिक लोड अत्यधिक कार्यभार को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो उर्दू, संस्कृत, लैटिन या फिर पाली। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योग का जन्मदाता देश कौन सा है? तो ईरान, मिस्र, जापान या फिर भारत। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि योग का जन्मदाता देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि WHO के वर्तमान में चीफ साइंटिस्ट कौन है? तो मुकेश शर्मा, सौम्या स्वामीनाथन, मुनीर अकरम या फिर वोल्कन। तो WHO के वर्तमान चीफ साइंटिस्ट ऑप्शन नंबर बी सौम्या स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का मेंबर स्टेटस कितने रीजन में बटा गया है? तो 5, 6, 5, 7 या फिर 3। तो कितने हिस्सों में बटा है? WHO का मेंबर स्टेटस 6 हिस्सों में बटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो यूएसए, रशिया, अफ्रीका या फिर चाइना। तो WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदूषण को डिकम्पोस्ट कर सकते हैं? तो सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन। तो किस प्रदूषण को डिकम्पोस्ट कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवेज को। ग्रीन मफलर का संबंध है तो मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर का संबंध है ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1882 ईस्वी को, 3 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को या फिर 4 दिसंबर 1986 ईस्वी को। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से क्या बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट नहीं होता है? तो गोबर, पत्तियाँ, भोजन या फिर प्लास्टिक।
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि प्लास्टिक बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य कब बना? तो 1950, 1953, 1959 या फिर 1967। तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य कब बना? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व बाल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को, 15 अगस्त को, 20 नवंबर को या फिर 26 दिसंबर को। तो विश्व बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सीवेज में अधिकांश बैक्टीरिया हैं तो पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, पैथोजेनिक या फिर एनरोबिक। तो सीवेज में अधिकांश बैक्टीरिया ऑप्शन बी सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक लिखने पे मिलने वाली राशि क्या कहलाती है? तो रॉयल्टी, ग्रेजुएटी, पब्लिकेशन या फिर किराया। तो पुस्तक लिखने पे मिलने वाली राशि रॉयल्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया है? तो फर्स्ट एड, डॉक्टर को बुलाना, भीड़ एकत्र करना या फिर रोगी को अकेला छोड़ना। तो निम्न में से क्या तत्काल जीवन रक्षा की प्रक्रिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CFTRI द्वारा विकसित आहार है तो मातरिक्त भोज्य पदार्थ, बाल आहार, भारतीय बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अभी हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए, 50 प्लस 51 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सारे ही क्वेश्चन नाइट में आप सबको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।